हाय गाइस, मैं रोहित राज मिश्रा फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 5 के साथ। सो आई होप केमिकल काइनेटिक्स के जो लेक्चर 1 है 2, 3, 4 आप लोगों ने अच्छे से थोरों से पढ़ लिए होंगे। और उन लेक्चर्स में अगर मैं बात करूँ, जो लास्ट लेक्चर था हमारा दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज उसमें अलग अलग काइंड के मैंने आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। उनको रीच कैसे बनानी उन तक वो आपको बताया था, कैसे सॉल्व करना है वो चीज आपको बताई थी। तो आपसे बस इतनी सी मेरी गुजारिश है कि वो क्वेश्चंस और उनसे मिलते जुलते जितने भी आपके पास क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस है आप सबको प्रैक्टिस कर डालिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मुझसे कांटेक्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया, आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी फर्दर क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर को अगर मैं स्टार्ट करूं तो जिस टॉपिक से मैं स्टार्ट करूंगा वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और आप लोगों ने इस टॉपिक को बुक्स में से अगर आप रेफर कर रहे हो कहीं से देखोगे तो इसको आप ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से भी आप देखोगे, बट मैं आपको इसको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के नाम से रिलेट करके इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज अगर मैं इस टॉपिक से मतलब ये कुल मिला के बात ये कि हम इसको सिंपल टच देना चाहते हैं जिससे हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बहुत ही ईज के साथ उतर जाए। तो उसी तरीके से अगर मैं डिवाइड करूं, क्लासिफाई करूं, तो यहां पर मैंने रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है उस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है। और जैसे ही मैंने क्लासिफाई किया तो मैंने पाया रिएक्शन दो तरीके से क्लासिफाई हो गई। वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड अनदर वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओके, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इट इज नोन एज मल्टी स्टेप रिएक्शन। आगे बात समझ है? तो अगर मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन को, तो एलिमेंट्री रिएक्शन आपकी वो रिएक्शंस होती हैं, सच रिएक्शन इन विच आपका रिएक्टेंट्स एक बार में ही यूज्ड होके सारा का सारा फाइनल प्रोडक्ट एक ही स्टेप में अगर आपको दे दे सारा बना के, तो सच रिएक्शंस आर नोन एज सिंगल स्टेप रिएक्शन बिकॉज वहां पर आपकी मेन रिएक्शन को ना ही किसी पास्ट में किसी रिएक्शन से डिपेंडेंसी शो करनी पड़ी, ना ही फ्यूचर में किसी रिएक्शन की डिपेंडेंसी है। तो एक ही बार में सारा रिएक्टेंट यूज हुआ, फाइनल प्रोडक्ट दे दिया, तो सच रिएक्शन आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल या मैं डेफिनेशन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, सच रिएक्शन in which reactant react to give final product in a single go is known as elementary reaction। अब एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्री रिएक्शन की कंसेप्ट को तब तक आपको दिमाग में लेके नहीं आना या इसकी थॉट प्रोसेस चालू नहीं करनी जब तक रिएक्शन में या किसी भी क्वेश्चन में आपको आगे से नहीं बता रहा हूं कि ये रिएक्शन पर्टिकुलरली किस पे डिपेंड करती है या किससे बिलोंग करती है, एलिमेंट्री से बिलोंग करती है, तब तक इधर कंसेप्ट को यूज नहीं करना है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और जहां पे भी इसके बारे में बातचीत हो रही है वहीं पे सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट की यादों को ताजा करें, बाकी इसको जमीन में गले रहने दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है 2A + B गिव्स C। अब मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। सो और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलती है मैं गेस कर सकता हूं। वो ये है कि मान लीजिए जैसे ही मैंने इसका रेट लॉ लिखा तो रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B। अब हम लोग क्या करते थे जनरली रेट लॉ के पावर में ऑर्डर को रिप्रेजेंट करके अल्फा बीटा हम लोग यहां पे रखते थे, बट एलिमेंट्री रिएक्शन की ये खासियत है कि इनकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वही आपके रेट लॉ की पावर वाले एक्सपोनेंट की तरह काम करते हैं। देयरफॉर A का क्या है यहाँ 2 और B का क्या है 1। तो यहां पर आपके जो रेट लॉ के एक्सपोनेंट हैं वो इज इक्वलेंट टू स्टोइकियोमेट्रिक
कोफिशिएंट। और इससे आप एक चीज और गेस कर गए, तो अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देता हूं तो वही मेरा यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देयरफॉर एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में मुझे अल्फा बीटा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, डाटा, इन पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली मैं सिर्फ और सिर्फ इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखूंगा, सम करूंगा और वहीं से ऑर्डर पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। आया समझ में कि नहीं? तो ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसे ये चीज है इसको आप फटाफट से नोट डाउन करिए, तो मैं आपके लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन चालू कर दूं। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। चलिए नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड। सो अब आते हैं अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे। तो अब आपको जैसे एलिमेंट्री मैंने समझाया है वहीं आपको आइडिया लग गया होगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का काम कैसे होने वाला है। तो यहां पर आपका जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट देगा नॉट इन अ सिंगल गो, मतलब सारा का सारा रिएक्टेंट एक बार में रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बना देगा। यहां पे आपकी जो फाइनल रिएक्शन है दैट विल बी अचीव्ड इन मल्टीपल स्टेप्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक रिएक्शन है NO प्लस NO गिव NO2 प्लस NO2 गिव्स NO3 प्लस NO, and further this NO3 react with CO to give NO2 plus CO2. Now these two reaction combines and give us the final reaction, that is NO2 से NO2 कट गया, so it will NO3 से NO3, तो NO2 plus CO gives NO plus CO2। तो अगर हम जनरली देखते हैं तो हमारे सामने जो रिएक्शन गिवन होती है वो ये होती है। बट जब मैं इस रिएक्शन के डीप में जाऊंगा, स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि दिस रिएक्शन इज नॉट अचीव्ड लाइक डायरेक्टली रिएक्टिंग NO2 विद CO। मुझे बैकहैंड पे ये रिएक्शन और ये रिएक्शन करवानी पड़ी। तो यहां पर ये जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ एक रिएक्शन की मेहनत नहीं है, मल्टीपल रिएक्शन की मेहनत है। तो इस केस के अंदर हम रेट लॉ को के अंदर जो ऑर्डर रिप्रेजेंट कर दे उसको डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो पुराना कॉन्सेप्ट चला आ रहा था कि रेट लिखेंगे तो जैसे NO2 की पावर में अल्फा और CO की पावर में बीटा, अल्फा बीटा अज्यूम करेंगे, बिकॉज यहां पे फाइनल प्रोडक्ट इन तीन रिएक्शन की बदौलत मिल रहा है। तो किस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को तवज्जो दें, किसके बेसिस पे आपकी फाइनल रेट गैस की जाएगी, वो हमको अभी नहीं पता। तो ये काम हम एग्जामिनर पे छोड़ देते हैं और सिर्फ एक बात ये बोल देते हैं कि हमने तो रेट लॉ ऐसे लिख दी और हमारे लिए अल्फा और बीटा क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो ये आपका क्या होता है, एक रिएक्शन को और बेटर उसके मैकेनिज्म को समझने का एक तरीका है। इसीलिए मैंने इसको क्लासिफिकेशन ही हो रहा ऑटोमेटिकली, तो इसीलिए मैंने इसको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल के पढ़ा है। तब आपको बात समझ में आ गई होगी कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो जब तक एलिमेंट्री का नहीं नाम ले ले एग्जामिनर, तब तक हमें यही अज्यूम करके अपनी इमेजिनेशन को ग्रो करना है और इसको तब तक हाथ नहीं लगाना है। बट अगर इस पे बात आ जाए तो इस क्वेश्चन को साइड में रख के जो मुद्दा है वो ये है और इन मेजर बातों को ध्यान में रख के एग्जीक्यूशन करना है। ओके, तो फटाफट से इसको भी नोट डाउन कर ले। हम आगे इससे ही रिलेट करता हुआ इन्हीं को और बेटरली समझाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो फटाफट से इसको भी नोट डाउन करो और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो क्या है, molecularity of a reaction। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जस्ट अ सेकंड में मार्कर चेंज कर लेता हूं। चलो ठीक है। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन सबसे पहली बात तो ये होती है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ reacting species present in an
एलिमेंट्री रिएक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी एलिमेंट्री मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। ओके, अब देखो वैसे तो अगर हम देखा जाए तो जो आपकी मॉलिक्युलरिटी का सारा कंसेप्ट है वो सीधा सीधा किस पे लिंक हो रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन पे लिंक हो रहा है। बट इस मॉलिक्युलरिटी के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के नजरिए से समझेंगे। क्यों समझेंगे? बिकॉज क्या होता है कि भाई ठीक है, हमारा जो मॉलिक्युलरिटी का सीधा रिश्ता है वो एलिमेंट्री के साथ है, बट कंपटीशन के अंदर सीधे रिश्ते पूछ लिए जाए फिर तो कहानी ही सारी आसान हो जाए ना। सीधे रिश्ते पूछता कौन है, तो वो चलते हैं उसके इर्द गिर्द उससे एसोसिएट होने वाले कॉन्सेप्ट से। तो इसकी बातें इनडायरेक्टली इससे कैसे एसोसिएट हो रही है, वो हमारा एक कॉन्सेप्चुअल, एक क्वेश्चन बेस्ड पार्ट बन सकता है। तो हम सीधा सीधा चाल कैसे चलना है और फिर उसको घुमा के कॉम्प्लेक्स से रिलेट में कैसे पूछेगा, तो दोनों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए वी विल टेक अ लुक एंड विल गो फॉरवर्ड। सो देखो, अब मैं अगर बात करूं, जैसे मैंने सीधी सीधी बात बोली है, तो इसी बेस पे मैं एक एग्जांपल ले लूं, 2a + b गिव्स c, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, चलो सोचो। तो देखते ही कुछ बच्चों के दिमाग में आंसर आया होगा 2, और बहुत मैं ये भी बोल सकता हूं उसके साथ कि बॉक्स ऑफ आंसर 3 भी आ रहा होगा। तो जिनका आंसर 3 है वो सही है, और जिनका आंसर 2 है वो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को देखो। आप लोगों का आंसर 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग ए को एक रिएक्टेंट स्पीशीज समझ रहे हो, बी को, जो कि बिल्कुल सही है। बट अगर आप स्टेटमेंट को देखोगे, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, तो ए के कितने रिएक्टेंट स्पीशीज है, 2, बी के कितने, 1, तब जाके कितने बने, 3। तो यहां पे जो मॉलिक्युलरिटी है वो कितनी है, 3 है। आई समझ में कि नहीं है? तो आपकी यही जो मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन की वो कितनी होती है, 3 होती है। अब अगर हम मॉलिक्युलरिटी को देखोगे तो आप बोलोगे सर आपकी ये जो मॉलिक्युलरिटी है वो इस बात के साथ बहुत ही रिलेट कर रही है कि सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो ही तो आपकी मॉलिक्युलरिटी बता रहे हैं। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। तो एक्चुअल में मैं सीधी सीधी बात और क्या बोल सकता हूं कि सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या एलिमेंट्री रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी होती है वही उसका ऑर्डर होता है कि नहीं होता है, कि नहीं? वो सीधी सी बात। तो मान लो इससे रिलेट करता है क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और आपसे बोला है कि इन चारों ऑप्शन में से एलिमेंट्री रिएक्शन कौन से ऑर्डर को सपोर्ट नहीं करती। ध्यान रखना, क्वेश्चन में आप लोग नॉट को इग्नोर कर देते हो, इसलिए क्वेश्चन के अंदर एक बार गौर से पढ़ा करो कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, विच आर नॉट, विच आर और विच नॉट में बहुत बारीकी से आप गलती करते हो, बहुत मतलब ब्लंडर मिस्टेक आपसे करवाती है। तो मैंने ऑप्शन दिए 4, 0, B1, C2 और D3। तो आप क्या बोलोगे, बताओ कौन सा आंसर होगा? हाँ, एनी गेसेस? बिल्कुल, जिनका आंसर 0 आ रहा हो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन बच्चों ने एक पैटर्न से सोचा होगा कि मॉलिक्युलरिटी, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, और किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट स्पीशीज हो ही नहीं तो रिएक्शन का ही बात की, रिएक्शन का ही बात की नहीं होगी ना। तो उसी बेसिस पे आपको सोचना है सिंपल सिंपल तरीके से, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन विदाउट रिएक्टिंग स्पीशीज हो ही नहीं सकती। विदाउट रिएक्टिंग स्पीशीज नहीं हो सकती तो ऑर्डर कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो कौन से ऑर्डर को सपोर्ट नहीं करेगी, 0 को सपोर्ट नहीं करेगी। तो हमारा सीधा सीधा क्या आ गया कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी 0। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो। अब बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मॉलिक्युलरिटी का किस तरीके से इनपुट है वो मैं आपको समझा रहा हूं, और इसकी फर्दर और जब मैं नेक्स्ट टॉपिक में एलिब्रेट करूंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो एलिब्रेट करता हूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर तो आप एक सेट पैटर्न से पहले सोचना चालू करो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो मल्टीपल स्टेप में चलती है। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारी, या मैं बोलूं मल्टीपल इंडिविजुअल रिएक्शंस टेक प्लेस होती है कि नहीं होती। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में इनबिल्ट करना है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिएक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज ट्रीटेड एज एलिमेंट्री स्टेप, इज ट्रीटेड एज व्हाट, एलिमेंट्री स्टेप की तरह ट्रीट की जाती है। तो आपका अब एलिमेंट्री स्टेप है, दैट मीन्स
हर इंडिविजुअल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग डिफाइन होगी। अब अगर हर के लिए अलग अलग डिफाइन हो रही है, दैट मीन्स अगर मुझे कोई एक फर्दर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है फाइनल, जो कितने स्टेप्स में हो रही है, क्या इंडिविजुअल स्टेप वो नहीं बता रहे, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर फाइनली मुझे गिवन है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताना या डिफाइन करना बहुत मुश्किल है और नहीं हो सकती है। समझ में आया कि नहीं है? अब एक जो छोटी सी बात बोर्ड वाले बच्चों को जो ध्यान रखनी है वो ये है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा जो लेक्चर होता है वो दोनों पटरियों पे घूमता है, बोर्ड एंड कंपटीशन। तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए बताऊं, क्वेश्चन जनरली आता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड व्हाट इज एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। समझ लो, व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड व्हाट इज एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में अगर कभी भी पूछे तो आपको वो सिंगल स्टेप में खत्म होती है, एक बार में रिएक्टेंट फाइनल प्रोडक्ट देता है, ये ब्ला 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 करना है। बट अगर कोई आपसे पूछे कि एलिमेंट्री स्टेप, तो एलिमेंट्री स्टेप का जो आंसर होगी, रीजनिंग होगी, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के से एसोसिएटेड होगी। तो आप बोलोगे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिएक्शन इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज ट्रीटेड एज अ एलिमेंट्री स्टेप। आया समझ में कि नहीं आया? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, किस तरीके से मॉलिक्यूलरिटी दोनों में एसोसिएट हो रही है, दोनों बात आपको समझ में आई, आ गई अच्छे से? चलिए तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लिए, फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ फटाफट से इसको रब करके जुड़ता हूं। फटाफट ले चलो तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हमने बोला कि भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती, ठीक है, बट हम लोग अभी तक एक बात और बोलते आए थे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है दैट इज सम ऑफ पावर ऑफ reactant प्रेजेंटिंग रेट लॉ। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो क्वेश्चन में गिवन होता है। बट अगर मुझसे कोई ये बात पूछ ले तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं उसको कैसे बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर कैसे निकाला जाए? कोई है तरीका? बिल्कुल। बट एक फायदा भी है इस टॉपिक का कि कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर आपसे पूछेगा ना तो एग्जामिनर को एक सेट पैटर्न पे ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और उस सेट पैटर्न पे क्वेश्चन बनते ही आंसर हर उस बंदे के खट से क्लिक करेगा जिसका कॉन्सेप्ट तुरंत यहां पे लिंक हो जाए। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये टॉपिक समझ के मत पढ़ो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी जाते हो तो सब अपने अपने कॉन्टेक्ट बनाते हैं, तो सबके उस कॉन्टेक्ट में मीडिएटर्स होते हैं कि इससे वो उस पर काम हो जाएगा, इसको फोन कर वो काम करवा देगा। तो आपको पता होता है कि कौन से आदमी की किस मौके पे क्या जरूरत है, और उस जरूरत के हिसाब से आप अपने पत्ते खोलते हो। तो आप जब जब अपने कॉन्सेप्ट को ये सोचोगे ये मेरे क्वेश्चन और मेरे पीछे मीडिएटर है, तो कौन सा मीडिएटर किस क्वेश्चन में कब आपकी हेल्प कर देगा, इस सोच के साथ अगर इन मीडिएटर से अपना रूबरू हो गए तो काम आपका चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है? तो उसी सोच के साथ पढ़ना है। वो पुराना तरीका हो गया, रटो और एक कॉन्सेप्ट है ये इतना पढ़ना पड़ेगा, नहीं, बी स्मार्ट। अपने दिमाग को आज के हिसाब से जो आप आजकल सोचते हो, जिस हिसाब से एक्ट करो, उसी हिसाब से पढ़ाई को भी उसी दिमाग से डील करोगे, ईज के साथ कॉन्सेप्ट उसी वे में इनबिल्ट हो जाएंगे। चलो तो अब मैंने बोला एक पर्टिकुलर सेट पे क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और ये दोनों स्टेप्स मिलके जो मेरी फाइनल रिएक्शन है वो देगी, NO2 से NO2 कट गया, NO3 से NO3, तो NO+, ये मुझे मिल रहा है। अब अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया तो इस क्वेश्चन को एक सेट पैटर्न में ऐसे बनाएगा कि वो बताएगा कि ये जो आपकी स्टेप 1 और स्टेप 2 है इसमें से कौन से स्टेप स्लो है और तो कौन से स्टेप फास्ट है। और जब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा तब तक वो इस बात से ये क्वेश्चन पूछ ले जाए इसके काबिल वो हो ही नहीं सकता। तो हमें ये सेट पैटर्न जैसे ही दिखाई दे
तुरंत से क्लिक कर लेना कि हाँ अब काम आसान हो जाता। अब इन इंफॉर्मेशन से इस रिएक्शन का ऑर्डर कैसे पता चलेगा? चलो, जब तक मुझे ऑर्डर नहीं पता तब तक के लिए मान लो इसकी रेट लिखनी, तो रेट के NO2 की पावर अल्फा CO की पावर बीटा, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब मान लो कि एक साइकिल बनाने वाली आपकी फैक्ट्री है, तो एक साइकिल का प्रोडक्शन टाइम है 15 मिनट्स। अब उस साइकिल को बनाने में आपके जो कंपोनेंट्स हैं तो वो क्या है? टायर, ब्रेक, चेन, हैंडल, सीट, और ये 5 मान ले, मेन यही है। ठीक, अब मान लीजिए टायर, चेन और हैंडल, सीट लगनी है, ये सारा का सारा काम आपका 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाता है। बट हैंडल लगने का जो टाइम पीरियड है इट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 13 मिनट, और ये दोनों चीज मिलके फिर आपका साइकिल का प्रोडक्शन टाइम दे रहे हैं 15 मिनट। तो अगर मैं बोलूं कि हटाओ हैंडल, तो अगर जैसे हैंडल वाला कंपोनेंट हटा के साइकिल को देखूं तो प्रोडक्शन टाइम तो लगभग 5 मिनट में आ गया कि नहीं आ गया? बट साइकिल का प्रोडक्शन टाइम 15 मिनट है। दैट मीन्स टाइम को कंट्रोल किसने किया? हैंडल लगने की प्रोसेस ने। और क्यों टाइम बढ़ा? बिकॉज हैंडल लगने की जो प्रोसेस है वो क्या है? क्वाइट स्लो है कि नहीं है? समझ में आ रही है? बट दैट मीन्स क्या कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है कि जब तक मेरा सबसे धीरे चलने वाला काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक कैसे बोल सकता हूं कि मेरा कोई काम फाइनली खत्म हो जाएगा? वही कंसेप्ट यहां लगाओ। जब तक आपकी सबसे धीरे चलने वाली रिएक्शन फिनिश नहीं हो जाती तब तक ये फाइनल कैसे मिलेगा? तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। वही क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। और फर्दर इसको मैं ऑर्डर से रिलेट करूं तो मुझे क्या मालूम है? स्लोएस्ट स्टेप एक एलिमेंट्री स्टेप है, और एलिमेंट्री स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही उसकी क्या होती है? ऑर्डर होता है कि नहीं होता? तो इस स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। तो ऑर्डर भी क्या हो गया? 2 हो गया कि नहीं हो गया? और ये रेट लॉ की इंफॉर्मेशन बदल के अब कैसे हो जाएगी? रेट के NO2 इंटू NO2 लिखो, ये NO2 स्क्वायर लिखो, देखो ऑटोमेटिकली हो गया कि नहीं हो गया? आया कि नहीं? तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम ऑर्डर को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो आपको दिमाग में याद रखना है वो ये रखना है कि स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी वही आपका क्या देता है? ऑर्डर निकल के देता है। आया समझ में कि नहीं? तो हमने पूरा ये जो टॉपिक है किस तरीके से टाइप्स ऑफ रिलेशन है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, जो कॉन्सेप्चुअल डाटा है वो हमने सारा कलेक्ट कर लिया। अब देखो इस पे एक अलग टाइप का, देखो अभी लग रहा होगा बहुत सीधा सीधा एक न्यूमेरिकल इसमें बनेगा, बट एक छोटे से ट्विस्ट के साथ इस पे न्यूमेरिकल बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत में हम थोड़े से क्वेश्चंस के साथ चालू करेंगे, तो उसमें मैं उसको डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देता हूं क्या क्या पढ़ने वाले। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे और एक टॉपिक देखेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको इसके अंदर इनबिल्ड करेंगे। फिर फर्दर हमारा जो टॉपिक है, जो हमारी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है सॉल्व करने का, रेट निकालने का, इट विल इंटेंड टुवर्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकाला जाएगा, हम उस पर डिवोटेड हो जाएंगे। ओके, तो अभी हमने यहां तक की जो सारी पढ़ाई उसको अच्छे से देख लिया है, कर लिया है। तो आई होप आप अच्छे से इनको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जो सारी बातें उसको आप अच्छे से ध्यान रखने होंगे। छोटे छोटे मैं लेक्चर्स आपके लिए इसलिए बिल्ड कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आप एक अच्छे वे में, एक हेल्थियर वे में अपने दिमाग में बिल्ड करें। ठीक है, और एकदम धीरे धीरे पढ़ाई चल रही है तो स्टॉप करके जो नहीं आ रहा वापस से रिवाइंड करके आप समझें, फिर आगे बढ़े। जो डाउट है तुरंत कमेंट में पूछें, डिस्क्रिप्शन में वापस बोल रहा हूं, मैंने आप लोगों से एक मुझसे कनेक्ट करने का तरीका उसमें बता रखा है। सो वो सारी चीजें आपको हेल्पफुल होंगी कभी भी आपको कोई डाउट आता है उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 6 लेक्चर के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून एंड आई विल बी कीप पोस्टिंग मोर फर्दर लेक्चर्स। और इसके साथ जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करके हम नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट
चैप्टर में मूव करेंगे। तो फटाफट से इसको अच्छे से खत्म करना है हमको, जल्दी से जल्दी। थोड़ा सा हम धीरे चल रहे बट वी विल बकअप। सो टिल देन स्टे ट्यून, स्टे फोकस एंड स्टडी वेल।